नमस्कार, मैं डॉक्टर मधु जैन, एसोसिएट प्रोफेसर इन इकोनॉमिक्स, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। बच्चों, आज हम अपना बीए पार्ट फर्स्ट के यूनिट थर्ड में इंटरेस्ट यानी कि ब्याज पर चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम ये प्रश्न उठता है कि ब्याज क्या है, यानी कि डेफिनेशन ऑफ इंटरेस्ट। साधारणतः ब्याज उस राशि को कहा जाता है जो पूंजी की सेवाओं के बदले में पूंजीपति को दी जाती है। अर्थशास्त्रियों ने ब्याज की अनेक परिभाषाएं दी है, जो जिनमें से कुछ परिभाषाओं को हम इस प्रकार से भी बता सकते हैं। प्रोफेसर मेयर्स के अनुसार ब्याज वह कीमत है जो कि उधार देने योग्य कोष के प्रयोग के लिए दी जाती है। उधार देने योग्य कोष यानी कि लॉनेबल फंड का उपयोग या तो उपभोक्ता वस्तुएं खरीदने में किया जा सकता है या उत्पादन कार्य में पूंजी के रूप में किया जा सकता है। अर्थशास्त्र में हमें इसके दूसरे उपयोग से ही मतलब है, यानी कि पूंजी के रूप में इसके किए जाने वाले प्रयोग से हमारा तात्पर्य ब्याज से होता है। इस प्रकार से मेयर्स की परिभाषा से ये अर्थ नहीं लगा लेना चाहिए कि पहले प्रकार के उपयोग से अर्थशास्त्र या अर्थशास्त्री की कोई अभिरुचि नहीं है। वास्तव में उसमें भी महत्व है, क्योंकि उपभोक्ता वस्तुओं को खरीदने के लिए जो उधार लिया जाता है उसका प्रभाव उस दर पर पड़ता है जिस पर कि उत्पत्ति कार्य में पूंजी के रूप में किए जाने वाले कोष या उधार को लिया जाता है। अन्य परिभाषाओं में प्रोफेसर विक्सल के अनुसार ब्याज उस भुगतान को कहते हैं जो पूंजी उधार लेने वाला पूंजी की उत्पादन शक्ति के कारण पूंजीपति को उसकी विरक्ति के पारितोषिक स्वरूप प्रदान करता है। नेक्स्ट, प्रोफेसर कीन्स की परिभाषा काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्रोफेसर कीन्स कहते हैं कि ब्याज एक निश्चित अवधि के लिए द्रव्यता के परित्याग का पुरस्कार है। इस प्रकार से उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि ब्याज जो है वो द्रव्य या पूंजी से संबंधित होता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि ब्याज जो है मौद्रिक पूंजी के उपयोग का भुगतान कहलाता है। इस प्रकार से ब्याज का जो तात्पर्य है वो पूंजी के उपयोग के बदले में दिए जाने वाले किसी भुगतान से ही होता है। इस प्रकार से जैसा कि प्रोफेसर कीन्स कहते हैं, इंटरेस्ट इज ए रिवार्ड फॉर पार्टिंग विथ द इक्विलिटी ऑफ द स्पेसिफिक पीरियड। तो इस तरह से ब्याज को विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने परिभाषित करने का प्रयास किया है। नेक्स्ट, हमारा आज का विषय है ब्याज का क्लासिकल सिद्धांत, यानी ब्याज का प्रतिष्ठित सिद्धांत, द क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट। क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट का विवेचन हम इस प्रकार से कर सकते हैं। इस सिद्धांत के प्रमुख प्रतिपादक प्रोफेसर मार्शल, वालरस, नाइट, पीगू इत्यादि है। इस सिद्धांत के प्रतिपादकों का मत है कि ब्याज के निर्धारण में द्रव्य यानी मुद्रा का प्रत्यक्ष हाथ न होकर उत्पादकता और मितव्यता जैसी वास्तविक बातों का हाथ होता है। यही कारण है कि इस सिद्धांत को ब्याज का वास्तविक सिद्धांत यानी रियल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट भी कहा जाता है। संक्षेप में, प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने ब्याज को पूंजी के उपयोग का प्रतिफल कहा है। उनका कहना है कि ब्याज प्रतीक्षा का मूल्य, प्राइस फॉर वेटिंग है। प्रतीक्षा की मांग उन व्यक्तियों के द्वारा की जाती है जो पूंजी का विनियोग करते हैं और प्रतीक्षा की पूर्ति उन व्यक्तियों के द्वारा की जाती है जो उस पूंजी की बचत करते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि पूंजी की मांग और पूंजी की पूर्ति द्वारा ही ब्याज का निर्धारण होता है। जहां पर पूंजी की मांग और पूंजी की पूर्ति यानी कि डिमांड फॉर कैपिटल और सप्लाई फॉर कैपिटल बराबर होगी, वहीं पर ब्याज की दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट, निश्चित हो जाएगी। इसलिए इस सिद्धांत को ब्याज का मांग और पूर्ति सिद्धांत, डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट भी कहा जाता है। पूंजी की मांग, डिमांड ऑफ कैपिटल क्या है? उत्पादक वर्ग के लिए पूंजीगत वस्तुओं को क्रय करने के लिए पूंजी की मांग की जाती है। पूंजीगत वस्तुओं से उपभोग वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। फलतः पूंजी की मांग उसकी उत्पादकता के कारण
की जाती है। ज्यों-ज्यों उत्पादन में पूंजी की अधिकाधिक इकाइयाँ प्रयोग में लाई जाती है, उत्पत्ति ह्रास नियम के प्रभावी होने के कारण पूंजी की सीमांत उत्पादकता मार्जिनल प्रोडक्टिविटी घटती जाती है। इस प्रकार से पूंजीगत वस्तुओं को क्रय करने के लिए उत्पादकों द्वारा वस्तुओं की मांग की जाती है और वस्तुओं के प्रयोग के बदले में उसे कुछ न कुछ पुरस्कार पूंजीपति को देना पड़ता है, जिसे ब्याज कहा जाता है। अतः उत्पादन करने वाला व्यक्ति पूंजी का उपयोग उस बिंदु तक करेगा जहां पर पूंजी की सीमांत उत्पादकता गिरकर ठीक पूंजी के पुरस्कार यानी ब्याज दर के बराबर हो जाती है। जैसा कि इस स्थिति को हम एक रेखा चित्र के माध्यम से भी बता सकते हैं। उपरोक्त रेखा चित्र में जो है OX एक्सिस पर हमने पूंजी की मात्रा ली है जिसमें पूंजी की मांग है, और OY एक्सिस पर हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि ब्याज की दर को शामिल किया है। हम देखते हैं कि पूंजी के सीमांत उत्पादकता वक्र जो है वो DD है, वो धीरे धीरे जो है वो ऊपर से नीचे की ओर डाउनवर्ड स्लोपिंग है, यानी कि पूंजी की ब्याज की दर पूंजी की सीमांत उत्पादकता की तुलना में कम है। ऐसी दशा में पूंजी की मांग बढ़ाई जाएगी क्योंकि उत्पादकों को पूंजी के प्रयोग से लाभ होता है। ब्याज की दर ऊंची होने पर पूंजी की मांग जो है वो कम हो जाएगी क्योंकि उत्पादकों को पूंजी के प्रयोग के बदले में ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, जिससे उन्हें हानि होगी। इस तरह से पूंजी की मांग और ब्याज की दर में ऋणात्मक या नेगेटिव रिलेशनशिप पाई जाती है। इसलिए पूंजी की मांग रेखा बाएं से दाएं नीचे की ओर झुकती हुई होगी, जैसा कि इस रेखा चित्र में दिखाया गया है। चूंकि पूंजी वस्तुओं की मांग यानी कि पूंजी की मांग पूंजीगत वस्तुओं में विनियोग के लिए की जाती है, इसलिए पूंजी की मांग रेखा को विनियोग की मांग रेखा भी कह सकते हैं। दूसरा आता है पूंजी की पूर्ति, सप्लाई ऑफ कैपिटल। संपूर्ण समाज की बचत की मात्रा को पूंजी की पूर्ति कहा जाता है। समाज के विभिन्न समूहों के द्वारा जब बचत की जाती है तब उन्हें अपने वर्तमान उपभोग में कटौती करनी पड़ती है। ऐसी कटौती करने से उन्हें त्याग और कई कष्ट उठाने होते हैं। बचत करने वाला प्रत्येक समूह बचत करते समय भविष्य में अधिक सुख और आनंद की प्रतीक्षा करता है, अर्थात बचतकर्ता अपनी बचतों के आनंद के लिए भविष्य में किसी दिन की प्रतीक्षा करता है, और इस प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति भविष्य की अपेक्षा वर्तमान में व्यय करना अधिक पसंद करता है, ऐसा हम जानते हैं। अतः बचत करने वाले व्यक्ति जब तक बचत नहीं करेगा तब तक कि उसे त्याग या प्रतीक्षा के लिए कुछ पुरस्कार न दिया जाए, और ये पुरस्कार ही ब्याज कहलाता है। अतः ब्याज प्रतीक्षा के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार कह सकते हैं। ब्याज और पूंजी की पूर्ति में एक फंक्शनल रिलेशनशिप होता है, अर्थात ब्याज की दर ऊंची होने पर पूंजी की पूर्ति अधिक हो जाती है और ब्याज की दर नीची होने पर पूंजी की पूर्ति भी नीची हो जाती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि ब्याज की दर और पूंजी की पूर्ति में सीधा संबंध होता है, और यही कारण है कि जैसा कि हम रेखा चित्र में देखते हैं, पूंजी का पूर्ति वक्र जो है वो ऊपर की ओर चढ़ती हुई रेखा के रूप में होता है। पूंजी की पूर्ति रेखा को हम बचत की पूर्ति रेखा भी कह सकते हैं, क्योंकि यह विभिन्न ब्याज की दरों पर बचत की मात्रा या पूंजी की पूर्ति को बताती है। नेक्स्ट आता है पूंजी की मांग और पूंजी की पूर्ति के द्वारा किस प्रकार से ब्याज दर का निर्धारण होता है। इस प्रकार से इस रेखा चित्र में हम देखें तो हम जानते हैं कि ब्याज उस दर पर निर्धारित होगा जहां पर जो है सामूहिक विनियोग एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट की मात्रा सामूहिक बचत यानी एग्रीगेट सेविंग की मात्रा के बराबर हो जाएगी। जैसा कि हम रेखा चित्र में देखते हैं कि हमारा OX एक्सिस पर पूंजी की मांग और पूर्ति है, OY एक्सिस पर हमने ब्याज की दर को लिया है, DD हमारी पूंजी की मांग रेखा और SS पूंजी की पूर्ति रेखा है। ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को यहाँ पर E बिंदु पर इंटरसेक्ट कर रही है, अर्थात मांग और पूर्ति ई बिंदु पर संतुलन में रहती है, और इस कारण से ब्याज की दर जो है वो OP निर्धारित होगी, और OP ब्याज की दर पर NE जो है या ON जो है वो
पूंजी की मांग और पूर्ति होगी, और इस ब्याज दर पर पूंजी की पूर्ति जितनी है, विनियोग के लिए पूंजी की मांग भी उतनी ही होगी। ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि ब्याज की दर पूंजी की सीमांत उत्पादकता के बराबर होगी। यदि पूंजी की सीमांत उत्पादकता ब्याज दर से कम है तो इसका अर्थ ये होगा कि उत्पादक पूंजी की कम मांग करेंगे, जिसके कारण ब्याज की दर गिरेगी और गिरकर अंत में पूंजी की सीमांत उत्पादकता के बराबर हो जाएगी। इस प्रकार से स्पष्ट है कि प्रोफेसर मार्शल के कीमत निर्धारण के सिद्धांत के ही समान ब्याज की दर का भी निर्धारण होता है। इस संदर्भ में प्रोफेसर मार्शल का ये भी कहना है कि ब्याज जो कि पूंजी के उपयोग के बदले में दिया जाने वाला मूल्य या पारितोष है, साम्य की अवस्था के प्रति ऐसी प्रवृत्ति रखता है कि उस ब्याज दर के बराबर में ब्याज दर पर बाजार में पूंजी की कुल मांग उसी दर पर आने वाली पूंजी के भंडार के बराबर होती है। इस प्रकार से जिस प्रकार से वस्तु बाजार में किसी वस्तु की मांग और पूर्ति के द्वारा उसकी कीमत का निर्धारण होता है, उसी प्रकार से जो है साधन बाजार में ब्याज दर का निर्धारण पूंजी की मांग और पूंजी की पूर्ति के द्वारा होता है। नेक्स्ट है सिद्धांत की आलोचनाएं, क्रिटिसिज्म ऑफ क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट। ये सिद्धांत वैसे तो हम देखें तो बहुत ही सरल है, और लेकिन इस सिद्धांत की अनेक आलोचनाएं हैं जिनका विवेचन हम निम्न प्रकार से कर सकते हैं। पहला, ब्याज व्यय न करने का प्रतिफल नहीं वरन संचय करने का प्रतिफल है। इस सिद्धांत की आलोचना करते हुए प्रसिद्ध अर्थशास्त्री प्रोफेसर कीन्स कहते हैं कि ब्याज जो है व्यय न करने का प्रतिफल ये सिद्धांत मानता है, जबकि ब्याज जो है वास्तव में असंचय का प्रतिफल होता है। यानी कि एक व्यक्ति व्यय नहीं करता किंतु वह व्यय न करके जो बचत करे उसका संचय करता है, तो उसको ब्याज प्राप्त नहीं होगा। ब्याज तभी प्राप्त होगा जबकि वह उस बचत का संचय न करके दूसरे व्यक्तियों को विनियोग के लिए दे दे। स्पष्ट है कि ब्याज जो है वो बचत व्यय न करने का प्रतिफल नहीं वरन संचय करने का प्रतिफल है, ऐसा मानना उचित नहीं है, बल्कि ब्याज जो है वो संचय न करने करके विनियोग हेतु उसे उपलब्ध कराने का प्रतिफल है। दूसरा है पूंजी की पूर्ति की सही व्याख्या नहीं की गई। इस सिद्धांत में पूंजी की पूर्ति के सिद्धांत में कहा गया है कि वर्तमान में आय में से जो बचत कर ली जाती है वही पूंजी की पूर्ति है, किंतु इस सिद्धांत के आलोचकों का कहना है कि ये कथन उचित नहीं है। वास्तव में पूंजी की पूर्ति भूतकाल की बचत पास्ट सेविंग्स जिसका ब्याज दर कम होने के कारण संचय कर लिया गया था और अब दर बढ़ने पर असंचय कर दिया जाएगा, और दूसरा बैंक द्वारा निर्गत साख यानी क्रेडिट को सम्मिलित की जाती है। इस प्रकार से ये सिद्धांत पूर्ण व्याख्या नहीं करता है। तीसरा है आय स्तर को स्थिर मान लेना गलत है। आलोचकों का कहना है कि इस सिद्धांत में ये मान लिया गया है कि हमारा आय स्तर जो है वो स्थिर रहता है, जबकि आय स्तर को स्थिर मानते हुए ये सिद्धांत बताता है कि बचतें ब्याज की दर पर निर्भर करती है और ब्याज दर में परिवर्तनों के द्वारा ही बचत और विनियोग में बराबरी या संतुलन स्थापित होता है। लेकिन ये धारणा सही नहीं है प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों की, और इस सिद्धांत की आलोचना करते हुए प्रोफेसर कीन्स कहते हैं कि बचत ब्याज की दर पर निर्भर करती है और बचत और विनियोग में बराबरी आय के स्तर में परिवर्तनों के द्वारा ही स्थापित किया जाता है। यानी कि S इक्वल टू फंक्शन ऑफ y और जो है I इक्वल टू फंक्शन ऑफ y एंड देन जो है S इक्वल टू I डिसाइडेड होता है। नेक्स्ट है विनियोग का व्यक्तियों की आय के ऊपर पड़ने वाले प्रभाव को ध्यान में नहीं रखना। इस सिद्धांत में विनियोग का व्यक्तियों की आय पर क्या प्रभाव पड़ता है इस बात पर चर्चा नहीं की गई है। जैसा कि प्रोफेसर कीन्स कहते हैं कि बचत आय पर और आय विनियोग की मात्रा पर निर्भर करती है, जबकि स्वयं विनियोग ब्याज की दर पर निर्भर है। इस प्रकार से अन्य बातें समान न रहने पर आय के बढ़ने के साथ साथ बचतें बढ़ती जाती है और वस्तुओं के बढ़ने से बचत वक्र दाहिनी ओर उठ जाएगा, जैसा कि हम इसे इस रेखा चित्र में देख सकते हैं। जो बचत देख सकते हैं कि
जो बचत ब्याज है उस बिंदु पर निर्धारित होगा जहां पर बचत और विनियोग बराबर होंगे, किंतु ब्याज की दर पर विनियोग की मात्रा निर्भर करती है। अतः ब्याज की दर कम होती है तब विनियोग अधिक होंगे और ब्याज की दर के ज़्यादा होने पर विनियोगों की मात्रा कम हो जाएगी। इस प्रकार से इस रेखा में जो है विनियोग की स्थिति को इस रेखा चित्र में हम स्पष्ट कर सकते हैं। Q और Q1 आय के स्तर के लिए जो है वो बचत दरें दी गई है। हम देखते हैं आय स्तर के लिए बचत वक्र क्रमशः SQ और SQ1 है। जब आय स्तर Q है तो तब ब्याज की दर पर बचत और विनियोग बराबर हो जाती है और वह जो है ब्याज की दर जो है वो PM के बराबर होगी। और जब आय स्तर बढ़कर Q1 हो जाता है तो जो बचत और ब्याज की दर है वो भी बराबर हो जाती है P1 M1 के बराबर, यानी कि बचत आय के स्तर पर बढ़ने पर जो ब्याज की दर है वो घट जाती है, जहां पर विनियोग वक्र जो है बचत वक्र को यहाँ पर P1 बिंदु पर काट रहा है। इस प्रकार से जो है बचत कहाँ पर रुकेगी ये बात आय के स्तर पर निर्भर करती है। आय क्या होगी ये ब्याज की दर पर निर्भर करता है और इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि बचत की स्थिति को ज्ञात करने के लिए पूर्व ब्याज का जान लेना आवश्यक है और इस प्रकार से हम एक वृत्ताकार चक्र में फंस जाते हैं। इस कारण से विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने ब्याज के क्लासिकल सिद्धांत या प्रतिश्रुति सिद्धांत की कई आधारों पर तुलना की है। थैंक यू सो